साथियों, अब कथा उस बिंदु पर पहुंच चुकी थी जहां रणनीति पूरी हो चुकी थी। सेना सज चुकी थी। सुभिया जादूगरनी के आ जाने से पूरी सेना का उत्साह दोगुना हो चुका था और चेतकगढ़ का अभिमान अब चारों ओर से कन्नौज की लोहे जैसी पकड़ में आने वाला था। कन्नौज और गाजर की संयुक्त सेना चेतकगढ़ के घमंड को चूर करने के लिए निकल पड़ी थी। यह अब साधारण घेराबंदी नहीं थी। यह थी हरिपाल के अहंकार, कालिंदीपाल की माया के सर्वनाश और बकरा बने दोनों वीरों की मुक्ति के लिए अब आरंभ हो चुकी थी महायुद्ध की पहली निर्णायक चाल। साथियों, यहाँ तक की कहानी आपने पिछले भाग में जाना। अब बढ़ते हैं आगे। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आल्हा उदल की वीर गाथा के इस सीरीज में, जिसमें कहानी चल रही है चेतकगढ़ की लड़ाई उर्फ खुनखुन कोरी के विवाह की कहानी। तो साथियों, जब कन्नौज की सेना चेतकगढ़ से 2 कोस पहले आकर रुकी, तब आल्हा ने तुरंत प्रधान वीरों की सभा बुलाई। रणभूमि के बीच तंबू सजाया गया। सामने दूर खड़ा चेतकगढ़ का किला मानो आने वाले प्रलय की आहट सुन रहा था। सभा के बीच आल्हा ने गंभीर स्वर में चाचा सैयद की ओर देखा और कहा, चाचा, आपने अनगिनत युद्ध देखे हैं, अनगिनत दुर्ग जीते हैं। कृपा कर बताइए कि हम चेतकगढ़ पर विजय कैसे प्राप्त करें, और सबसे बढ़कर कि अपने दोनों वीर खुनखुन कोरी और मदन गडरिया को कैसे मुक्त करवाएं। तब चाचा सैयद ने अपनी अनुभवी आंखें उठाई, दाढ़ी पर हाथ फेरा और अत्यंत धैर्यपूर्ण स्वर में बोले, आल्हा, जहां शत्रु किले में बैठा हो, उसके पास जादू, माया, छल और समय सब हो, वहां सीधा आक्रमण करना कभी कभी भारी पड़ जाता है। इसलिए सबसे पहले नीति यही होनी चाहिए कि पूरा चेतकगढ़ चारों ओर से घेर लिया जाए। घेरा ऐसा हो कि ना कोई भीतर से बाहर निकल सके और ना ही कोई बाहर से भीतर जा सके। यदि हम ऐसा कर पाएं तो राजा हरिपाल का घमंड पहले ही दिन टूट जाएगा। उसके रसद के मार्ग बंद हो जाएंगे, संदेश वाहक पकड़े जाएंगे और सबसे बड़ी बात, हमारे इस कदम से वह विवश होगा खुनखुन कोरी और मदन गडरिया को मुक्त करने के लिए। यह सुनते ही तंबू में बैठे सभी वीरों के चेहरों पर सहमति की चमक दौड़ गई और तभी उदल ने तुरंत कहा कि चाचा सत्य कह रहे हैं। किले को पहले लोहे की मुट्ठी में जकड़ो और फिर भीतर बैठे अभिमानी को सांस लेने दो, वह स्वयं घुटने टेक देगा। तभी सुभिया जादूगरनी ने भी धीमे परंतु दृढ़ स्वर में कहा, और यदि किले की घेराबंदी पूर्ण हो गई तो हरिपाल के जादुई सहायता के मार्ग भी टूट सकते हैं और उसकी माया भीतर ही भीतर सड़ने लगेगी। बस फिर क्या था, यह नीति आल्हा को भी भा गई और सभा में बैठे सभी वीरों ने एक स्वर में सहमति दे दी। फिर तुरंत निर्णय हुआ कि चेतकगढ़ को चारों दिशाओं से घेर लिया जाए। सभा समाप्त होते ही आल्हा तंबू से बाहर निकले। उनकी आंखों में अग्नि थी। उन्होंने रणभेरी बजवाने का आदेश दे दिया। क्षण भर में पूरा मैदान नगाड़ों, शंखों, रणघोष और घोड़ों की टापों से गूंज उठा। आल्हा ने ऊंचे स्वर में आदेश दिया, वीरों, आज से चेतकगढ़ की सांसें हमारे हाथ में होंगी। आगे बढ़ो और किले को चारों ओर से घेर लो, कोई पंछी भी पर न मार सके। और बस इतना सुनते ही पूरा रण क्षेत्र हिल उठा। हाथी आगे बढ़े, घोड़े हवा चीरने लगे, पैदल सैनिक ढाले ताने दौड़ पड़े, धनुर्धर अपने अपने स्थान की ओर बढ़े, नगाड़े गरज उठे। ध्वज फहराते हुए कन्नौज की सेना मानो लोहे का समुंदर बनकर चेतकगढ़ की ओर उमड़ पड़ी। अब दिन ढलने लगा था। सूर्य रक्तिम हो उठा था। आकाश में धूल, धुएं और लालिमा का अद्भुत मिश्रण छा गया और जब शाम की अंतिम किरणें धरती को छू रही थी, तब तक पूरा चेतकगढ़ किला कन्नौज की सेना द्वारा चारों दिशाओं से घेरा जा चुका था। अब स्थिति यह थी कि उत्तर दिशा में कन्नौज के श्रेष्ठ धनुर्धर, दक्षिण दिशा में घुड़सवार दल, पूर्व दिशा में गजराज और भारी सेना, पश्चिम दिशा में तलवारबाज और पैदल सेना। हर मार्ग बंद, हर निकासी बंद, हर गुप्त राह पर पहरा हो चुका था। चाचा सैयद की नीति पहले ही चरण में सफल हो चुकी थी। चेतकगढ़ अब बाहर से देखने पर
किला कम और लोहे के नागपाश में जकड़ा शिकार अधिक लग रहा था। अब एक एक मोर्चे पर एक एक महान योद्धा पर्वत की तरह डट चुका था। सबसे महत्वपूर्ण पश्चिम मोर्चे पर स्वयं वीर आल्हा अपने विशाल और प्रचंड हाथी पश्चावत पर सवार थे। हाथी के पीठ पर स्वर्ण जड़ित हौदा, उनके हाथ में चमकती तलवार और आंखों में ज्वाला थे। आल्हा उस समय ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो स्वयं युद्ध देवता धरा पर उतर आए हों। उनके पास ही भालेधारी सैनिकों की घनी पंक्तियां थी, जो आदेश मिलते ही दीवारों तक टूट पड़ने को तैयार थे। एक ओर अपने तेजस्वी मनोरथा घोड़े पर वीर ढेवा सवार थे। मनोरथा की सांसें धधक रही थी, उसके खुरों से मिट्टी उड़ रही थी और ढेवा की तलवार डूबते सूर्य में बिजली सी चमक रही थी। ढेवा ने अपने दल से कहा, सावधान रहना, किले से जो भी निकले वह वापस भीतर न जाने पाए। उनके साथ तैनात सैनिक ढाले ताने सांप की तरह कुंडली मारे बैठे थे। दूसरे मोर्चे पर भुरुही हथिनी पर सवार वीर लाखन राणा अपनी सेना सहित डटे थे। भुरुही हथिनी विशाल, बलशाली और युद्ध अनुभवी थी। उसके माथे पर लोहे का कवच, दांतों पर नुकीले फौलादी कवर और उसकी चिघाड़ दूर दूर तक शत्रु के मन में भय भर रहे थे। लाखन राणा ने गर्जना की कि आज कोई द्वार टूटे या न टूटे, पर हरिपाल का अभिमान अवश्य टूटेगा। और एक और वह दृश्य था जिसे देखकर पूरी सेना का हृदय दहक उठता था। वह था वीर उदल, अपने प्रिय और तेजस्वी बैदुल घोड़े पर सवार। बैदुल घोड़ा मानो हवा को चीरता था। उसकी गर्दन ऊंची, नथुनों से धुआं सा निकलता और उसके हर कदम में युद्ध का संगीत था। उदल का कवच दमक रहा था, कमर में तलवार, पीठ पर तरकस और चेहरे पर वही अडिग संकल्प कि जब तक खुनखुन और मदन मुक्त न होंगे यह युद्ध समाप्त नहीं होगा। और उदल के साथ अपने घोड़े पर सवार थी सुभिया जादूगरनी। यद्यपि वह मर्यादा में थी, परंतु उसके तेज को कोई पर्दा ढक नहीं सकता था। सुभिया ने हल्का घूंघट कर रखा था, पर उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि यह कोई साधारण नारी नहीं, बल्कि मंत्र, तंत्र, सिद्धि और रक्षा की अधिष्ठात्री शक्ति है। उसके गले में रुद्राक्ष और जादुई मड़ियों की मालाएं थी, कमर से लटकी हुई छोटी छोटी जादुई पुड़िया और हाथ में एक दिव्य दंडिका जिसमें मंद नीली आभा निकल रही थी। कन्नौज के सैनिक उसे आदर और विस्मय से देख रहे थे। सैनिकों में कानाफूसी होने लगी कि अब हरिपाल की माया नहीं चलेगी। सुभिया देवी स्वयं रणभूमि में है तो आज चेतकगढ़ अवश्य कांपेगा। कन्नौज अकेला नहीं था, उसके साथ गाजर के राजा और उनके वीर सैनिक भी अपने अपने मोर्चे पर सज चुके थे। कहीं भाले चमक रहे थे, कहीं धनुष तन चुके थे, तो कहीं ऊंचे ध्वज लहरा रहे थे। वे सभी जानते थे कि आज केवल एक किला नहीं घिरा है, आज अधर्म, छल और माया घिरी है। और सबके मन में एक ही धुन था कि खुनखुन कोरी और मदन गड़िया को मुक्त कराना है। जब चेतकगढ़ की प्राचीरों पर तैनात सैनिकों ने देखा कि शाम होते होते किला चारों ओर से घिर चुका है, तो उनके प्राण सूख गए। एक सैनिक भागता हुआ दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, अनर्थ हो गया। कन्नौज की सेना ने पूरे किले को घेर लिया है। चारों दिशाओं में उनके सैनिक डट गए हैं, कोई मार्ग खुला नहीं छोड़ा। यह सुनते ही राजा हरिपाल का चेहरा तमतमा उठा। क्या पूरा किला घेर लिया? तभी कालिंदी पाल भी तेजी से भीतर आया। उसकी आंखें क्रोध और चिंता से भरी थी। वह बोला, पिताश्री, यह साधारण घेराबंदी नहीं, यह बनारस वाले चाचा सैयद की नीति है। उन्होंने पहले ही चाल में हमें भीतर कैद कर दिया है। तब राजा हरिपाल ने दांत भींचे और बोले, तो क्या अब हम सिर्फ प्रतीक्षा करें? कालिंदी पाल बोला, नहीं, परंतु अब सावधान रहना होगा। मैंने अनुभव किया है कि उनके साथ सुभिया भी आई है। यदि उसने किले की माया भंग कर दी तो संकट बढ़ जाएगा। यह सुनते ही हरिपाल के मन में पहली बार सचमुच भय जागा। इधर महल के पीछे जहां खूंटे से बंधे खुनखुन कोरी और मदन गडरिया बकरों के रूप में खड़े थे, वहां भी अजीब हलचल हुई। दूर से रणभेरी की ध्वनि आई, फिर हाथियों की चिघाड़ आई, फिर सैनिकों की गर्जना सुनाई दी। दोनों बकरों ने एक साथ सिर उठाया। खुनखुन कोरी की आंखें चमक उठी। मदन गडरिया ने रस्सी तान दी। उसकी आत्मा मानो कह रही थी कि अपने लोग आ गए हैं, कन्नौज की सेना के साथ आल्हा उदल आ गए हैं। फिर तो उनके भीतर बुझ चुकी आशा फिर से धधक उठी।
अब रात उतर आई थी। चेतकगढ़ की प्राचीरों पर मसाले जल उठी। बाहर कन्नौज के शिविरों में भी हजारों दीप, अग्निकुंड और मसाले चमकने लगी। दूर से देखने पर ऐसा लगता था मानो पूरा किला अग्नि के गोलों से घिर गया हो। हर मोर्चे पर सैनिक डटे थे। किसी को नींद नहीं, किसी को थकान नहीं। सब प्रतीक्षा कर रहे थे उस क्षण की जब पहली भोर की किरण के साथ युद्ध का पहला प्रचंड प्रहार होगा। इधर अब चेतकगढ़ के भीतर भी रणभेरी बज चुकी थी। बाहर कन्नौज की सेना किले को लोहे के घेरे में जकड़ चुकी थी, तो भीतर राजा हरिपाल ने भी अपने अभिमान, क्रोध और युद्ध घोष के साथ आपातकालीन सभा बुला ली। अब युद्ध केवल आने वाला नहीं था, अब युद्ध शुरू हो चुका था। जैसे ही यह समाचार चेतकगढ़ के कोने कोने में फैला कि कन्नौज की विशाल सेना ने पूरे किले को चारों ओर से घेर लिया है, वैसे ही महल के भीतर मानो भूचाल आ गया। सैनिक भागते हुए गलियारों में दौड़ने लगे। किले की प्राचीरों पर पहरे दोगुने कर दिए गए। महल के द्वारों पर लोहे की जंजीरें कस दी गई। अस्त्र और शस्त्रागार खोले जाने लगे। किले की ऊंची मीनारों पर मसाले प्रज्वलित कर दी गई। हर ओर एक ही चर्चा थी कि कन्नौज के सैनिक आ गए। आल्हा उदल ने किले को घेर लिया है और अब निर्णायक युद्ध होगा। स्थिति की गंभीरता समझते ही राजा हरिपाल ने तुरंत राजमहल के मुख्य सभागार में आपातकालीन बैठक बुलवा दी। आदेश गया कि सेनापति तुरंत उपस्थित हो। मंत्रीगण सभा में आए। प्रमुख योद्धा शस्त्र सहित पहुंचे। राजकुमार कालिंदी पाल और महेंद्र पाल तुरंत बुलाए जाएं। कुछ ही देर में महल का विशाल सभा मंडप रणवीरों से भर गया। ऊंचे स्तंभों पर जलती मसाले, दीवारों पर लटकते अस्त्र और बीच में सिंहासन पर बैठे थे राजा हरिपाल। उस समय उनका चेहरा क्रोध से लाल था, पर उनकी आंखों में एक तीखी बेचैनी भी थी। उनके दाईं ओर जादुई विद्या में पारंगत राजकुमार कालिंदी पाल खड़ा था और बाईं ओर रणकौशल में दक्ष राजकुमार महेंद्र पाल अपनी तलवार पर हाथ रखे खड़ा था। सामान्य मंत्री, सेनापति और चेतकगढ़ के मुख्य योद्धा एकत्र होकर आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। सभा में गहरा सन्नाटा छा गया था। तब राजा हरिपाल धीरे धीरे सिंहासन से उठे। उन्होंने सभा पर दृष्टि डाली, फिर ऊंचे और गर्जना भरे स्वर में बोले, चेतकगढ़ के वीरों। यह शब्द सुनते ही सभी योद्धाओं ने एक साथ अपनी गर्दन झुका दी। हरिपाल आगे बोले, आप सब भली भांति जानते हैं कि कन्नौज का राजकुमार लाखन राणा हमसे 12 वर्षों का कर मांगता हुआ यहाँ आया है। उसने चेतकगढ़ की स्वतंत्रता को चुनौती दी है। उसने हमारे स्वाभिमान को झुकाना चाहा है, पर हमने उसके आगे सिर झुकाने से स्पष्ट मना कर दिया है। इस बात पर सभा में बैठे कई वीरों ने मुट्ठियां भींच ली। अब राजा हरिपाल का स्वर और ऊंचा हो गया। उसने आगे कहा कि अब वही लाखन राणा अपने घमंड में चूर होकर महोबा के प्रसिद्ध योद्धाओं आल्हा और उदल के साथ हमारे चेतकगढ़ के किले को घेर चुका है। इतना सुनते ही सभा में हलचल बढ़ गई। कुछ योद्धाओं की आंखों में क्रोध, कुछ में उत्तेजना और कुछ में चुनौती की चमक आ गई। आगे राजा हरिपाल ने दांत भींचते हुए कहा, वे समझते हैं कि चेतकगढ़ को घेर लेने भर से हम भयभीत हो जाएंगे। वे सोचते हैं कि चेतकगढ़ का अभिमान तलवार की चमक देखकर झुक जाएगा, पर अब समय आ गया है उन्हें यह बताने का कि चेतकगढ़ वाले किसी से डरते नहीं हैं। यह सुनते ही सभा में जयघोष के स्वर गूंज उठे। राजा हरिपाल ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और फिर गरज कर बोले, यदि उन्हें जंग चाहिए तो हम उनके मन की यह अभिलाषा अवश्य पूरी करेंगे। यदि वे रण चाहते हैं तो हम उन्हें ऐसा रण देंगे कि उनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। अब समय आ गया है कि कन्नौज की सेना पर काल बनकर टूट पड़ो। अब हरिपाल ने एक एक कर अपने आदेश सुनाने शुरू किए। उनकी आवाज पूरे सभागार में गूंज रही थी कि महल और किले की ऊंची मीनारों पर तुरंत तोपें सजवा दो। तोपें ऐसी सजाओ कि दुश्मन एक कदम भी आगे बढ़े तो आग के गोले उसका स्वागत करें। और तुरंत तोपचियों को संकेत दिया गया। आगे राजा ने कहा कि सभी श्रेष्ठ तीरंदाज तुरंत प्राचीरों, बुर्जों और मीनारों पर तैनात किए जाएं। उनके तरकस भरे रहें। जैसे ही कन्नौज का कोई सैनिक दीवारों के निकट आए, उसे तीरों की वर्षा में ढेर कर दो। धनुर्धरों ने एक स्वर में उत्तर दिया कि जैसी आज्ञा महाराज।
फिर राजा ने कहा कि मुख्य द्वारों की रक्षा दोगुनी करो, किले के मुख्य द्वारों पर सबसे बलवान योद्धाओं को तैनात करो। द्वार टूटने नहीं चाहिए, चाहे प्राण चले जाए, पर चेतकगढ़ का फाटक शत्रु के लिए नहीं खुलना चाहिए। इस पर सेनापति ने सिर झुकाकर कहा कि द्वार हमारे रहते अभेद्य रहेंगे महाराज। फिर राजा ने सहमति में सिर हिलाया और अगला आदेश दिया, चेतकगढ़ की समस्त सेना को तुरंत युद्ध के लिए तैयार करो। घुड़सवार अपने घोड़े साधे, पैदल सेना कवच पहने, भाले, तलवारें, ढाले, गदा वे सबसे सुसज्जित हो जाएं। खौलते तेलों के मटके किले की प्राचीरों पर रखवा दो, ताकि दुश्मनों का सामना सीधे यमराज से हो। आज रात से चेतकगढ़ का प्रत्येक सैनिक केवल एक ही धर्म जाने, और वो है सिर्फ और सिर्फ युद्ध। अब राजा हरिपाल ने अपने बड़े पुत्र कालिंदी पाल की ओर देखा। उनकी आंखों में गंभीरता थी। वे बोले, कालिंदी पाल, तुम केवल मेरे पुत्र नहीं, चेतकगढ़ की जादुई शक्ति के आधार भी हो। मैं जानता हूं कि शत्रु के साथ कोई साधारण शक्ति नहीं आई है। मुझे आभास है कि उनके साथ सुभिया जादूगरनी भी हो सकती है। इसलिए तुम अपने तांत्रिक कक्ष में जाओ, रक्षा मंत्र सिद्ध करो, किले के चारों ओर मायावी कवच फैलाओ और ऐसा भ्रम जाल रचो कि शत्रु को एक कदम भी स्पष्ट न दिखे। कालिंदी पाल ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झुकाया और कहा कि जैसे आज्ञा पिताश्री। यदि सुभिया आई भी है तो उसे आज पता चल जाएगा कि चेतकगढ़ की माया अभी मरी नहीं है। यह कहते समय उसकी आंखों में अहंकार और चुनौती दोनों चमक रहे थे। अब हरिपाल ने अपने दूसरे पुत्र महेंद्रपाल की ओर देखा और आदेश दिया, महेंद्रपाल तुरंत आगे बढ़ा। तुम किले की सैन्य व्यवस्था संभालो, घुड़सवारों की टुकड़ियां तैयार रखो। यदि कहीं भी शत्रु दीवार के निकट आए तो तुरंत पलटवार करो। तुम्हारा कार्य है कि किले की धड़कन को जीवित रखना। महेंद्रपाल ने तलवार खींचकर आकाश की ओर उठाई और बोला, जब तक महेंद्रपाल जीवित है, कन्नौज की सेना चेतकगढ़ के भीतर कदम नहीं रख पाएगी। और एक बार फिर सभा में जयघोष गूंज उठा। राजा का आदेश मिलते ही मंत्री, सेनापति और सभी प्रमुख योद्धा तुरंत अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लग गए। मंत्री रसद और सैनिक वितरण में जुट गया। सेनापति ने रक्षा पंक्तियां बनवानी शुरू की। तोपची मीनारों पर तोपें चढ़ाने लगे। धनुर्धर प्राचीरों पर कतारबद्ध खड़े हो गए। भालाधारी सैनिक द्वारों पर तैनात हो गए। घुड़सवार दल भीतर चौकन्ना घूमने लगे और कुछ ही देर में पूरा चेतकगढ़ मानो एक विशाल युद्ध यंत्र में बदल गया। रात गहराने लगी थी। किले की ऊंची ऊंची मीनारों पर भारी तोपें खींचकर चढ़ाई जाने लगी। लोहे के पहिए चरमराए, रस्सियां तनी, सैनिक पसीने से भीग गए। पर थोड़ी ही देर में हर मुख्य बुर्ज पर एक एक तोप मुंह उठाए खड़ी थी। उनके पीछे बारूद के मटके, गोले और मसाल लिए खड़े तोपची सज चुके थे। यदि अब बाहर से कोई दल आगे बढ़ता तो उसे अग्निवर्षा झेलनी पड़ती। उधर प्राचीरों पर तीरंदाजों की लंबी कतारें लग गई। किसी ने धनुष तान कर देखा तो किसी ने तरकस की गांठ कसी, किसी ने नीचे झांक कर शत्रु की दूरी नापी। चांदनी और मसालों की रोशनी में उनके तीरों की नोकें ऐसे चमक रही थी मानो सैकड़ों सर्प अपने फन उठाए बैठे हो। सभी को आदेश देकर राजा हरिपाल कुछ क्षण के लिए सभा से हटकर महल की ऊंची खिड़की पर जा खड़े हुए। वहां से उन्हें किले के बाहर फैला कन्नौज का घेरा दिखाई दे रहा था। हजारों मसाले, सैनिकों की पंक्तियां, हाथियों की छाया, ध्वजों का समुद्र। कन्नौजी सेना को देखकर हरिपाल ने दांत पीसते हुए कहा, आल्हा, उदल, लाखन राणा, तुमने चेतकगढ़ को घेरा है, पर याद रखना यह कोई साधारण दुर्ग नहीं। यहाँ की दीवारें केवल पत्थर की नहीं, यहाँ हर ईंट में अभिमान, रक्त और प्रतिशोध है। यदि तुम युद्ध चाहते हो तो मैं तुम्हें ऐसा युद्ध दूंगा कि तुम्हारी पीढ़ियां कांप उठेंगी। उधर महल के एक कोने में जहां खूंटे से बंधे खुनखुन कोरी और मदन गड़रिया बकरों के रूप में पड़े थे, वहां भी यह हलचल पहुंच चुकी थी। सैनिकों की दौड़ भाग, तोपों की आवाज, तीरों की खनक, आदेशों की गूंज, इन सब ने दोनों बंधे वीरों के भीतर आशा की एक ज्वाला जगा दी थी। खुनखुनकोरी ने अपनी घायल आंखें उठाई। मदन गड़रिया ने रस्सी तानते हुए जोर लगाया। उसकी आत्मा पुकार रही थी कि अब मुक्ति दूर नहीं है। अब रात पूरी तरह उतर आई थी। बाहर कन्नौज की सेना चेतकगढ़ को घेरे अग्नि कुंड बन चुकी थी।
तो भीतर हरिपाल की सेना मीनारों, द्वारों, प्राचीरों और महल में पूरी तरह सज चुकी थी। एक ओर आल्हा की प्रतिज्ञा थी तो दूसरी ओर हरिपाल का अभिमान। एक ओर उदल का संकल्प था तो दूसरी ओर कालिंदी पाल की माया। एक ओर सुभिया का सिद्ध मंत्र था तो दूसरी ओर चेतकगढ़ का जादुई कवच। और इस प्रकार भोर से पहले ही युद्ध की आत्मा जाग चुकी थी। अब चेतकगढ़ के युद्ध का वह क्षण आ पहुंचा जहां तलवारें अभी म्यान में थी, पर शब्दों ने ही युद्ध की पहली चोट कर दी थी। रात भर राजा हरिपाल ने चेतकगढ़ को लोहे, बारूद और अभिमान से सजा दिया था। रात बीत चुकी थी। पूरब दिशा में सूर्य की पहली लालिमा धीरे धीरे आकाश पर फैल रही थी। चेतकगढ़ की धरती से उड़ती हल्की धुंध, धरती पर बिछी ओस की नमी और दूर दूर तक फैली कन्नौज की विशाल सेना युद्ध के लिए आतुर थी। हाथियों की जंजीरें छनक रही थी, घोड़ों की टापे मिट्टी कुरेद रही थी, ध्वज मंद हवा में फड़फड़ा रहे थे। और तभी जैसे ही सूर्य की पहली किरण चेतकगढ़ के ऊंचे कंगूरों पर पड़ी तो पूरा किला एक भयानक युद्ध दृश्य की तरह चमक उठा। जब कन्नौज के सूरवीरों ने देखा कि किले के चारों दिशाओं में भारी तोपें तनी खड़ी हो चुकी थी, हर बुर्ज पर तोपची मसाल और बारूद के साथ तैयार थे, प्राचीरों पर तीरंदाज धनुष चढ़ाए छिपे खड़े थे, मुख्य फाटकों पर भालाधारी और ढालधारी सैनिक पंक्तिबद्ध थे, किले के भीतर से हाथियों की चीघाड़ और घोड़ों की हिनहिनाहट साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो चेतकगढ़ कोई किला नहीं बल्कि एक जीवित अग्निदुर्ग बन गया हो, जो शत्रु पर आग, तीर और लोहा बरसाने को तैयार बैठा था। जब यह दृश्य आल्हा ने अपनी तीखी दृष्टि से देखा तो उनके चेहरे पर क्षण भर को गंभीरता उतर आई। उदल ने भी घोड़े की लगाम खींची और किले की ओर देखकर बोला, दादा, हरिपाल ने तो रातों रात किले को रणभूमि बना दिया है। लाखन राणा ने भी दांत भींच कर कहा, अब स्पष्ट है कि यह युद्ध बिना रक्तपात के नहीं रुकेगा। कन्नौज के अनेक वीर जो रात तक उत्साह से भरे थे, अब चेतकगढ़ की सज्जा देखकर समझ चुके थे कि यह कोई साधारण घेराबंदी नहीं, अब एक भयंकर और निर्णायक संग्राम होने वाला है। आल्हा ने अपनी हाथी पर बैठे बैठे ही किले की प्राचीरों, तोपों और तीरंदाजों को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, वीरों, राजा हरिपाल भी हार मानने वालों में से नहीं है। उसने रात भर में चेतकगढ़ को युद्ध के लिए इस प्रकार सजा दिया है कि वह हमें बिना संघर्ष के एक कदम भी भीतर नहीं जाने देगा। अतः यह निश्चित है कि युद्ध होगा और वह भी भयंकर युद्ध होगा। परंतु क्षत्रिय धर्म कहता है कि तलवार उठाने से पहले शत्रु को अंतिम अवसर अवश्य देना चाहिए। आल्हा के इन शब्दों में वीरता भी थी, नीति भी थी, क्रोध भी था और धर्म भी था। आल्हा के इस विचार पर वहां उपस्थित सभी योद्धाओं ने सहमति में सिर झुका दिए। तब आल्हा ने तुरंत अपने पास खड़े एक हरकारे को बुलाया। वह हरकारा घोड़े पर सवार, चालाक और निर्भीक था। आल्हा ने कहा, हरकारे, तुरंत तैयार हो जाओ। राजा हरिपाल को हमारा अंतिम संदेश पहुंचना चाहिए। यदि वह अब भी समझदारी दिखाए तो रक्तपात रुक सकता है, अन्यथा आज चेतकगढ़ की धरती युद्ध की ज्वाला में जल उठेगी। इतना कहकर आल्हा ने एक पत्र मंगवाया और उन्होंने अपने दृढ़ हाथों से राजा हरिपाल के नाम एक कठोर, स्पष्ट और अंतिम चेतावनी लिखी। पत्र लिखा गया चेतकगढ़ाधिपति राजा हरिपाल के नाम, जिसमें चेतावनी लिखा गया था कि चेतकगढ़ाधिपति राजा हरिपाल आज कन्नौज की विशाल सेना गाजर के राजाओं के साथ राजकुमार लाखन राणा की अगुवाई में और महोबा के वीर आल्हा उदल के साथ तुम्हारे चेतकगढ़ को चारों ओर से घेर चुकी है। यदि हमारी सेना ने तुम्हारे किले में प्रवेश कर लिया तो चेतकगढ़ की एक एक ईंट खोद कर गिरा दी जाएगी, तुम्हारे अभिमान का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। यदि तुम इस भयंकर विनाश से बचना चाहते हो तो हमारी शर्तें स्पष्ट सुन लो। हमारे दोनों वीर साथी मदन गडरिया और खुनखुन कोरी को तत्काल मुक्त किया जाए और तुम्हारी पुत्री राजकुमारी रचना का विवाह खुनखुन कोरी से कराकर विधिवत डोला विदा किया जाए। इस प्रकार तुम अपने अपराध का प्रायश्चित करके युद्ध टाल सकते हो, अन्यथा चेतकगढ़ की धरती पर आज ऐसा रण छिड़ेगा कि इतिहास युगों युगों तक उसकी ज्वाला को याद रखेगा। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है, सम्मान पूर्वक संधि या विनाशकारी युद्ध।
कन्नौज की ओर से यह पत्र कोई साधारण संदेश नहीं था। यह था धर्म का अंतिम निमंत्रण और विनाश की अंतिम चेतावनी। पत्र लिखकर आल्हा ने उसे मोड़ा, फिर राजमुद्रा से बंद किया और हरकारे के हाथ में थमा दिया और फिर कठोर स्वर में बोले, जाओ, राजा हरिपाल तक यह पत्र तुरंत पहुंचना चाहिए और उससे कह देना कि अब समय बहुत कम है, या तो ये शर्तें मान ले या फिर रणभूमि के लिए तैयार रहे। फिर हरकारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि जैसी आज्ञा दादा, और अगले ही क्षण उसने अपने घोड़े को एड़ लगाई तो घोड़े के खुरों से मिट्टी उड़ी और वह बिजली की तरह चेतकगढ़ की ओर दौड़ पड़ा। चेतकगढ़ का मुख्य द्वार दूर से ही भयावह प्रतीत हो रहा था। ऊपर तोपें तनी थी, कंगूरों के पीछे तीरंदाज झुके खड़े थे, भालों की नोकें सूर्य की रोशनी में चमक रही थी, परंतु हरकारा निडर होकर आगे बढ़ता गया। द्वार से कुछ दूरी पर पहुंचकर उसने अपने घोड़े को रोका और ऊंचे स्वर में पुकारा, सुनो चेतकगढ़ के द्वारपालों, मैं कन्नौज की सेना की ओर से आया हरकारा हूँ। मेरे पास महोबा के वीर आल्हा का संदेश है राजा हरिपाल के लिए। हरकारे को देख द्वार के ऊपर खड़े प्रहरी तुरंत चौकन्ने हो गए। एक द्वारपाल गर्जा, ठहरो, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। कहो, क्या संदेश लाए हो? हरकारे ने दोनों हाथ ऊंचे उठाए ताकि स्पष्ट हो जाए कि वह शस्त्र लेकर नहीं आया। फिर वह बोला कि यह पत्र राजा हरिपाल तक अत्यंत शीघ्र ही पहुंचाया जाए और उनसे कह देना यह संदेश महोबा के सिंह वीर आल्हा ने भेजा है। या तो वे इसमें लिखी शर्तें मान ले या फिर युद्ध के लिए तैयार रहें। फिर किले के भीतर से एक लंबा भाला नीचे बढ़ाया गया। उसकी नोक पर लोहे का कांटा था। हरकारे ने सावधानी से पत्र उस कांटे में फंसाया और द्वारपाल ने धीरे धीरे उसे ऊपर खींच लिया। पत्र हाथ में लेते ही उसके चेहरे पर गंभीरता उतर आई। उसने ऊपर खड़े दूसरे प्रहरी से कहा, तुरंत इसे राजमहल में ले जाओ और उनसे कहो कि यह कन्नौज की सेना की ओर से आल्हा का अंतिम संदेश है। दूसरा प्रहरी बिना एक पल गवाए सीढ़ियां उतरता हुआ राजमहल की ओर दौड़ पड़ा। उधर वह हरकारा अब भी किले के सामने खड़ा था और उसकी आंखें ऊंचे कंगूरों की ओर टिकी थी। वह जानता था कि अब चेतकगढ़ के भीतर कुछ ही क्षणों में हलचल मच जाएगी। सुबह की पहली किरण में चेतकगढ़ का युद्ध सज्जित रूप देखकर कन्नौज की सेना चकित थी। आल्हा ने हरिपाल की जिद पहचान ली थी, फिर भी उन्होंने क्षत्रिय धर्म निभाते हुए युद्ध से पहले अंतिम अवसर दिया था। कठोर और स्पष्ट पत्र लिखा और हरकारे ने निडर होकर वह संदेश किले के द्वार तक पहुंचाया भी था। अब पूरा वातावरण थम सा गया था, मानो धरती भी राजा हरिपाल के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हो। इधर राजमहल का विशाल सभा मंडप आज सामान्य दिनों जैसा शांत नहीं था। ऊंचे ऊंचे पत्थरों के स्तंभ पर जली मसालों की लौ कांप रही थी। दीवारों पर लटकी ढाले, भाले और तलवारें मानो स्वयं युद्ध की प्रतीक्षा कर रही हो। और सिंहासन पर बैठे थे चेतकगढ़ाधिपति राजा हरिपाल। उनके दाईं ओर वीर परंतु उग्र स्वभाव वाला राजकुमार महेंद्रपाल और बाईं ओर तंत्र मंत्र और युद्ध चातुर्य में पारंगत राजकुमार कालिंदी पाल। वे सभी सभा में उपस्थित थे। सेनापति, मंत्री, प्रमुख योद्धा, राजपुरोहित, तोपखाने के अधीक्षक और कुछ विश्वस्त सरदार। तभी उसी समय द्वारपाल ने भीतर प्रवेश किया और हाथ जोड़कर झुककर प्रणाम किया और बोला, महाराज, किले के बाहर से कन्नौज की सेना की ओर से एक पत्र आया है। महोबा के वीर आल्हा का संदेश है। खबर सुनते ही सभा में एकाएक हल्की सी खलबली दौड़ गई। राजा हरिपाल ने द्वारपाल से पत्र लिया। उस पर लगी मुहर देखते ही उनकी आंखें सिकुड़ गई। उन्होंने धीरे धीरे मुहर तोड़ी, पत्र खोला और पढ़ना आरंभ किया। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए सभा का वातावरण बदलता गया, जिसमें लिखा था कि कन्नौज की सेना ने चेतकगढ़ को घेर लिया है। यदि सेना भीतर घुसी तो किला खोदकर गिरा दिया जाएगा। जिसमें शर्त लिखा था कि मदन गडरिया और खुनखुन कोरी को मुक्त करो। राजकुमारी रचना का विवाह खुनखुन कोरी से करवा कर डोला विदा करो, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहो। और बस यहीं तक पढ़ना था कि मानो सभा के ऊपर वज्रपात हो गया। हरिपाल की आंखों में क्रोध की लाल ज्वाला भड़क उठी। उनकी उंगलियां पत्र को इतनी जोर से पकड़ने लगी कि कागज कांप उठा। सभा में बैठे सभी लोग अब राजा के चेहरे को देख रहे थे। वहां अब ऐसा मौन छा गया था कि मसाल की लौ की चटक तक सुनाई दे रही थी।
तभी अचानक राजा हरिपाल सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनकी ऊंची देह, लाल पड़ता चेहरा, फड़कती मूछें और दहकती आंखें, ऐसा लग रहा था मानो स्वयं ज्वालामुखी फटने वाला हो। उन्होंने पत्र को हवा में लहराया और सिंहनाद किया और कहा कि आल्हा, क्या समझता है वह? क्या चेतकगढ़ का राजा हरिपाल कायर है? राजा के क्रोध से सभा कांप उठी थी। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, हमारे किले को खोदकर गिरा देगा, हमारे बंदियों को छुड़ा ले जाएगा और हमारी पुत्री रचना का डोला हमारी आंखों के सामने खुनखुन कोरी के साथ ले जाएगा। इतना दुस्साहस! यह केवल संदेश नहीं, यह हमारे क्षत्रिय सम्मान पर सीधा प्रहार है। उन्होंने पत्र को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। सुन लो सब, चेतकगढ़ झुकना नहीं जानता, लड़ना हमें भी आता है, मरना और मारना हमें भी आता है, और जो हमारे मान और सम्मान पर हाथ डाले उसे मिटाना भी अच्छी तरह आता है। राजा की दहाड़ पर सभा में बैठे वीरों ने एक साथ अपने शस्त्र थाम लिए। किसी ने तलवार निकाली तो किसी ने भाला उठाया और किसी ने ढाल पर प्रहार किया, और राजमहल जयघोष से गूंज उठा, जय चेतकगढ़ की और जय महाराज हरिपाल की। उसी समय राजमहल की सारी बातें सभा के पीछे जालीदार पर्दे के उस पार और एक जोड़ी आंखें सब सुन रही थी। वह थी राजकुमारी रचना। वह पिता की आज्ञा से युद्ध सभा के बीच में नहीं बैठी थी, परंतु पर्दे के पीछे से पूरा संवाद सुन रही थी। जैसे ही पत्र में उसका नाम आया कि राजकुमारी रचना का विवाह खुनखुन कोरी से, तो उसका चेहरा क्षण भर को बदल गया। पहले आश्चर्य, फिर लज्जा, फिर गहरी चिंता और फिर एक ऐसी मूक वेदना जो केवल एक स्त्री का हृदय समझ सकता है। उसकी पलकों में हल्का कंपन हुआ, हाथों की उंगलियां एक दूसरे में कस गई, क्योंकि रचना जानती थी कि यह केवल विवाह का प्रस्ताव नहीं था, यह था खुनखुन कोरी की वीरता का सम्मान, उसके प्रेम का दावा और चेतकगढ़ के राज गौरव को खुली चुनौती। उसके मन में एक साथ अनेक भाव उमड़ पड़े। क्या खुनखुन सचमुच मुझे चाहता भी होगा? क्या वह कैद से मुक्त होकर मुझसे विवाह के लिए तैयार होगा? क्या उसके लिए ही इतनी बड़ी सेना आई है? और यदि युद्ध हुआ तो कितनों का रक्त बहेगा? इन सब विचारों से उसका चेहरा पीला पड़ गया, पर आंखों की गहराई में एक अजीब सी चमक भी थी, मानो खुनखुन का नाम सुनते ही उसके भीतर कोई दबा हुआ भाव जाग उठा हो। परंतु पिता के क्रोध और सभा में युद्ध के उफान के सामने वह मौन रही। इधर राजदरबार में राजा हरिपाल के शांत होने से पहले ही राजकुमार कालिंदी पाल आगे बढ़ा। उसकी आंखों में अहंकार, क्रोध और तांत्रिक आत्मविश्वास तीनों चमक रहे थे। उसने हाथ जोड़कर नहीं बल्कि सीना तान कर कहा, पिताश्री, अब शब्दों का समय समाप्त हो चुका है। आल्हा उदल को लगता है कि चेतकगढ़ केवल पत्थरों का किला है। उन्हें क्या पता कि यहाँ लोहे के साथ साथ माया और मृत्यु भी पहरा दे रही है। तब पूरी सभा ने उसकी ओर देखा और कालिंदी पाल आगे बोला, अगर वे मदन गडरिया और खुनखुन कोरी को छुड़ाने आए हैं तो पहले उन्हें चेतकगढ़ की प्राचीरें, हमारी तोपें, हमारे तीर, हमारे हाथी और मेरे तंत्र मंत्र का सामना करना होगा। फिर उसने अपनी मुट्ठी भींची और आगे कहा, महाराज, यदि आज हमने एक कदम भी पीछे हटाया तो कल कोई भी शत्रु चेतकगढ़ की ओर आंख उठाकर देखेगा। अतः मैं कहता हूं कि युद्ध स्वीकार ही नहीं बल्कि युद्ध तुरंत आरंभ भी किया जाए। उसके शब्दों में इतना उग्र आत्मविश्वास था कि सभा के अनेक योद्धा सही कहा कहते हुए गरज उठे। महेंद्रपाल ने भी तलवार खींचकर कहा, भैया सत्य कहते हैं, अब केवल उत्तर रणभूमि में दिया जाएगा। तब राजा हरिपाल ने कालिंदी पाल की ओर देखा, फिर सभा की ओर और फिर हाथ में भींचे पत्र की ओर। अब उनका क्रोध निर्णय में बदल चुका था। उन्होंने अपनी तलवार म्यान से निकाली तो तलवार की धार मसाल की लौ में ऐसी चमकी कि मानो बिजली कौंध गई हो। उन्होंने उसे आकाश की ओर उठाकर पूरी सभा में गर्जना की, सुन लो चेतकगढ़ के वीरों, राजा हरिपाल कन्नौज की सेना को खुली चुनौती देता है। न हम बंदी छोड़ेंगे, न अपनी पुत्री का डोला देंगे और न ही उनकी धमकी से डरेंगे। यदि आल्हा उदल को युद्ध चाहिए तो चेतकगढ़ उन्हें ऐसा युद्ध देगा कि उनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। और तभी सभा एक साथ दहाड़ उठी, युद्ध, युद्ध और सिर्फ युद्ध। अब वह क्षण आ गया जहां शब्द समाप्त और शस्त्र आरंभ होने वाले थे। राजा हरिपाल ने तोप खाने के अधीक्षक की ओर देखा। उनकी आंखों में अब केवल निर्णय था। उन्होंने सिंहनाद किया और कहा,
तोपखाने के अधीक्षक, अब जाओ और चेतकगढ़ की मीनारों से ही पहली तोप की दहाड़ उठनी चाहिए। हमारी तरफ से आज का पहला उत्तर पत्र से नहीं, बारूद से दिया जाएगा। जाओ और दुश्मनों के स्वागत में पहली तोप चलाओ। बस फिर क्या, इतना सुनना था कि तोपखाने का अधीक्षक झुक कर बोला कि जैसी आज्ञा महाराज, और वह दौड़ पड़ा। सभा के बाहर सैनिकों में हलचल मच गई। मीनारों पर खड़े तोपची बारूद भरने लगे। बारूद का गोला तोप के मुंह में ढकेला गया। मसाल सुलगाई गई। चेतकगढ़ की सबसे ऊंची बुर्ज पर एक विशाल और काली तोप कन्नौज की सेना की ओर मुंह किए खड़ी थी। उसके पास खड़ा मुख्य तोपची अधीक्षक का आदेश सुनते ही गरजा कि महाराज का हुक्म है कि पहली तोप तैयार करो। फिर शुरुआत उस काली तोप से ही करनी थी जो सबसे ऊंचे बुर्ज पर तैयार था। उसमें बारूद कसा गया, गोला बैठाया गया, पीछे के लोहे के खूंटे जांचे गए और तोप का मुंह थोड़ा झुकाया गया और सुलगती मसाल धीरे धीरे अग्नि छिद्र के निकट लाई गई और एक पल के लिए पूरा वातावरण थम सा गया था। नीचे कन्नौज की सेना, ऊपर चेतकगढ़ की प्राचीर और बीच में इतिहास सांस रोके खड़ा था। अगले ही क्षण धड़ाम की ऐसी गर्जना हुई कि मानो पर्वत फट पड़ा हो। चेतकगढ़ की पहली तोप अग्नि उगल उठी। बुर्ज से आग की लपटें निकली। काला धुआं आसमान से भर गया। बारूद का गोला बिजली की रफ्तार से कन्नौज की सेना की ओर दंदना गया। धरती कांप उठी, घोड़े हिनहिना उठे, हाथी चिघाड़ उठे और इसी के साथ चेतकगढ़ का युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। जैसे ही पहली तोप दहाड़ी तो बाहर खड़े आल्हा, उदल, लाखन राणा और कन्नौज के वीर समझ गए कि हरिपाल ने उत्तर दे दिया है। वह उत्तर था युद्ध का। आल्हा की आंखें सुलग उठी। उदल ने तलवार खींच ली। लाखन राणा ने घोड़े को एड़ लगाई और कन्नौज की सेना में एक साथ जयघोष गूंज उठा। हर हर महादेव के नारों के साथ कन्नौज की सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया। अब चेतकगढ़ का युद्ध सचमुच भड़क उठा था। शब्दों की मर्यादा टूट चुकी थी। संधि का मार्ग बंद हो चुका था और अब बोल रही थी तोपें, गोले, बारूद और मृत्यु। राजा हरिपाल के आदेश से चेतकगढ़ की पहली तोप दहाड़ी थी। पर क्या महोबा के महाबली आल्हा चुप बैठने वाले थे? नहीं। जैसे ही पहली गर्जना ने कन्नौज की सेना को झकझोरा, उसी क्षण आल्हा ने अपनी तलवार उठाकर तोपखाने की ओर देखा और सिंहनाद किया, वीरों, चेतकगढ़ ने आग उगली है। अब कन्नौज भी उत्तर देगा। तोपखाना तैयार करो, जवाबी गोलाबारी शुरू करो। बस इतना सुनना था कि कन्नौज की ओर से भी बारूद के ढेरों पर मसाले सुलग उठी। तोपों के पहिए कस दिए गए, लोहे के गोले उठाए गए, बारूद भरा गया। तोपची अपने स्थान पर जमे और अगले ही पल कन्नौज के गोलों से भी धरती कांप उठी। अब चेतकगढ़ और कन्नौज के बीच केवल दूरी नहीं थी, बीच में था अग्नि, धुआं, लोहा और प्रलय। एक ओर किले की ऊंची मीनारों से तोपें दहाड़ रही थी तो दूसरी ओर मैदान में जमी कन्नौज की भारी तोपें जवाब दे रही थी। धड़ाम गड़ाम भड़ाम धड़ाम ऐसी भयानक गर्जनाएं उठ रही थी कि घाघरा के किनारे तक धरती थरथरा रही थी। आसमान काले धुएं से भर गया। बारूद की तीखी गंध हवा में घुलकर सांसों को जला रही थी। मीनारों से आग की लपटें उठती तो मैदान से धूल के गुबार उड़ते और हर गर्जना के बाद कोई न कोई प्राणी मृत्यु की गोद में समा जाता। यह अब युद्ध नहीं रहा, यह था जीवित नरक। जो लोग दूर से देखते उन्हें केवल धुआं और आग दिखाई देती, पर जो रणभूमि के बीच खड़े थे वे जानते थे कि तोप का गोला सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि वह होता है मृत्यु का उड़ता हुआ पहाड़। जब गोला तोप के मुंह से निकलता तो पहले एक चिंगारी भड़कती, फिर बारूद भीतर फटता, फिर लोहे की नली कांप उठती और फिर गोला सीटी मारता हुआ आकाश चीरता निकलता। उसकी रफ्तार इतनी भयानक थी कि आंख उसे पूरा देख ही नहीं पाती। बस एक काली चमक, एक जलती हुई हवा की लकीर और अगले ही क्षण विनाश। जब कोई गोला कन्नौज के किसी तेज घोड़े के पास गिरता तो पहले धरती फटती, फिर मिट्टी और पत्थर ऊपर उछलते और फिर घोड़ा भय से बेकाबू होकर पिछले पैरों पर उठ जाता। लेकिन यदि गोला सीधे घोड़े को लगता तो वह दृश्य देखने वालों का कलेजा चीर देता। गोला घोड़े की छाती या पेट से टकराता
तो कवच चकनाचूर हो जाता, मांस और रक्त का भयानक विस्फोट होता। घोड़ा दर्द से हिनहिना कर ऐसी चीख मारता कि रणभूमि कांप उठती थी। फिर उसके अगले पैर टूटकर मुड़ जाते और वह धड़ाम से धरती पर गिर जाता। सवार कई गज दूर जा छिटकता। कभी घोड़ा तड़प तड़प कर जमीन कुरेदता, तो कभी उसकी आंखें बाहर को फैल जाती और कभी नथुनों से रक्त और झाग साफ निकलता हुआ दिखाई देता। कुछ घोड़े गिरते गिरते भी अपने स्वामी को बचाने के लिए उसे ढक लेते थे और कई बार घोड़ा मर जाता पर सवार उसके नीचे दबकर छटपटाता रह जाता। रणभूमि में घोड़ों की हिनहाट, उनकी पीड़ा की चीखें और टूटती हड्डियों की करुण ध्वनि एक ऐसा भयावह संगीत रच रही थी जिसे सुनकर नवयुवक सैनिकों के भी प्राण कांप उठते। पर यदि किसी विशाल युद्ध हाथी पर तोप का गोला जा लगता तो वह दृश्य और भी विकराल हो उठता। हाथी साधारण प्राणी नहीं, बल्कि वह रणभूमि का चलता फिरता दुर्ग माना जाता था। उसके माथे पर कवच, पीठ पर हौदा, उसमें बैठे सैनिक और नीचे थरथराती धरती। परंतु तोप का गोला उस लोहे और मांस के पर्वत को भी क्षण भर में हिला देता। यदि गोला माथे पर लगता तो लोहे का कवच फटकर भीतर तक धंस जाता। दांतों के पास लगता तो फौलादी आवरण टूटकर बिखर जाता। पेट या पैर पर लगता तो मांस फट जाता और हड्डियां चटक उठती थी। तभी हाथी अपनी सूंड आकाश की ओर उठाकर ऐसी हृदय विदारक चिघाड़ करता कि उसकी वह गर्जना मानो मृत्यु से लड़ते पर्वत की अंतिम पुकार हो। फिर वह बेकाबू होकर घूम जाता, कभी अपनी ही सेना की पंक्तियां रौंद देता तो कभी हौदे में बैठे सैनिक नीचे गिर पड़ते। कभी वह 2-3 कदम लड़खड़ाता, फिर एक भयानक धमाके के साथ धरती पर ढह पड़ता था। जब हाथी गिरता तो सचमुच लगता मानो कोई छोटा टीला टूटकर गिर गया हो। धरती हिलती, धूल का गुब्बार उठता और उसके नीचे दबे सैनिक चीख भी नहीं पाते। कई बार गिरते हाथी के साथ उसका महावत भी कुचल जाता। कभी हौदा टूटकर बिखर जाता तो कभी कभी हाथी मरते मरते भी सूंड पटक कर शत्रु को उठा फेंकता। ऐसा दृश्य देखकर कई सैनिकों का मनोबल क्षण भर को डगमगा उठता। पर रणभूमि का सबसे भयावह दृश्य था जब गोला सीधे किसी सैनिक की टुकड़ी के बीच गिरता। उस क्षण पहले एक तीखी सीटी, फिर अचानक धूल का फटना और फिर आग और मिट्टी का विस्फोट, और अगले ही पल मनुष्य का शरीर नहीं रह जाता। किसी का हाथ अलग, किसी का सिर उड़कर दूर, किसी की ढाल 2 टुकड़ों में, किसी का भाला हवा में घूमता हुआ, किसी की छाती फटकर पीछे जा गिरती। जहां अभी कुछ क्षण पहले 4-5 सैनिक खड़े होते, वहां अब केवल रक्त, धुआं, मांस के लोथड़े, टूटी ढाले और कराहते घायल सैनिक रह जाते। कई सैनिक मरते नहीं थे, पर उनके कान बहरे हो जाते, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता और वे समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ क्या हुआ है। कुछ ही देर में दोनों ओर की गोलाबारी इतनी तेज हो गई कि रणभूमि का रूप बदल गया। धुआं इतना घना हो गया कि सामने की पंक्ति धुंधली दिखने लगी। धूल इतनी उड़ रही थी कि सूरज की किरणें भी फीकी पड़ गई। बारूद की गंध इतनी तीखी थी कि सैनिकों की आंखों से पानी निकलने लगा। घोड़ों के नथुने फड़क रहे थे। हाथी बेचैन होकर जंजीर तोड़ने को हो रहे थे। अब सैनिक साफ देख नहीं पा रहे थे, वे केवल सुन रहे थे। तोपों की दहाड़, घोड़ों के हिनहिनाहट, हाथियों की चीखाड़, घायल सैनिकों की चीखें और सरदारों की गरजती आवाजें। यह युद्ध अब आंखों से कम, हृदय और साहस से अधिक लड़ा जा रहा था। आल्हा ने कई बार अपने हाथी पर खड़े होकर सैनिकों को आगे बढ़ने का संकेत दिया कि वीरों, ढाले आगे करो और किले की प्राचीर तक आगे बढ़ो। परंतु चेतकगढ़ के मीनारों से लगातार बरसते गोले कन्नौज की सेना की चाल रोक रहे थे, क्योंकि जैसे ही कोई टुकड़ी आगे बढ़ती, ऊपर से गोला गिरता, घोड़े बिखर जाते, हाथी मुड़ जाते, सैनिक झुककर ढालों के पीछे छिप जाते, जिससे अगली पंक्ति रुक जाती और पीछे की पंक्ति भ्रमित हो जाती। इस प्रकार कन्नौज की सेना अपनी वीरता के बावजूद क्षण भर को जम सी गई थी। हर कदम मृत्यु के बीच रखे जा रहे थे। एक सैनिक 2 कदम बढ़ता तो तीसरे कदम से पहले पास में गोला फटता और वह गिर जाता। फिर दूसरा उसकी जगह आता, पर प्राचीर से अगला गोला उसकी ढाल तोड़ देता। यही कारण था कि इतनी विशाल सेना होते हुए भी कन्नौज के सूरवीर अभी तक किले की दीवारों तक सघन रूप से पहुंच नहीं पा रहे थे। परंतु जो सेना आल्हा उदल के नेतृत्व में हो, वह भय से कब रुकी थी।
तोपों की मार देखकर कई युवा सैनिक सहम उठे थे, पर आल्हा की आंखों में डर का नाम तक न था। उन्होंने ऊंचे स्वर में पुकारा, वीरों, तोप का गोला शरीर चीर सकता है, पर साहस नहीं। ढाले उठाओ और पंक्तियां संभालो, जमीन से चिपक कर बढ़ो। चेतकगढ़ की प्राचीरें आज ही टूटेंगी। उदल भी पास आकर गरजा, जिसका घोड़ा गिर जाए वह पैदल लड़े, जिसकी ढाल टूट जाए वह तलवार से रास्ता बनाए। आज पीछे हटने वाला कन्नौज की सेना में जन्मा ही नहीं। इन शब्दों ने कन्नौज के सैनिकों में फिर से ज्वाला भर दी। जो घोड़े गिर गए थे उनके सवार पैदल उठ खड़े हुए, जो ढालें टूट गई थी उन्होंने भाले उठा लिए, जो घायल थे वे भी दांत पीसकर आगे सरकने लगे। अब चेतकगढ़ के सामने का मैदान किसी खेत जैसा नहीं रहा, वह बन चुका था मृत्यु का महाखंड। कहीं घोड़े तड़प रहे थे तो कहीं हाथे पड़े धुआं छोड़ रहे थे, कहीं सैनिक अपने घायल साथी को खींच रहे थे तो कहीं बारूद की चिंगारी सूखी घास पकड़ रही थी, कहीं टूटी तलवारें मिट्टी में धंसी थी तो कहीं रक्त की धार धूल से मिलकर कीचड़ बन चुकी थी। तोपों के हर गोले के साथ धरती का एक हिस्सा मानो उखड़ जाता। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं यमराज रणभूमि के ऊपर अपना रथ घुमाते हुए हर गर्जना पर नई आत्मा बटोर रहे हो। इस प्रकार चेतकगढ़ की मीनारों से गोले बरस रहे थे। आल्हा के आदेश पर कन्नौज की ओर से भी जवाबी गोलाबारी शुरू हो चुकी थी। घोड़ों पर गोले की मार से हिनहिनाहट और मृत्यु का तांडव था। हाथियों पर गोले लगते ही पर्वत से शरीर धरती पर ढह जाते थे। सैनिकों की टुकड़ियां बिखर रही थी। धुआं, धूल और बारूद ने रणभूमि को अंधा कर दिया था और इसी कारण कन्नौज के वीर अभी अपने कदम तेजी से आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। लेकिन केवल तोपों से युद्ध नहीं जीता जाता। साथियों, अब आगे क्या होगा? क्या आल्हा उदल इस युद्ध को जीत पाएंगे? क्या खुनखुन कोरी का विवाह राजकुमारी रचना से हो पाएगा? क्या होगा इस युद्ध का परिणाम? जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल हिंदीवादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पीछे की कहानी जानने के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलता हूँ इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए जय हिंद।